हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, आज मैं फिर से आपके साथ हूँ क्लास 9 की वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज लेके। ठीक है। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और करना क्या है इस चैप्टर में, ये आपको पता है, क्लास 9 का 5th चैप्टर है। और यूक्लिड ने हमें क्या किया है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, या फिर मैं कहूँ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की है, वो भी उस वक्त जिस वक्त आप गूगल नहीं कर सकते थे, राइट। तो क्लास 9th वन शॉट रिवीजन सीरीज वीडियो में आज 5th चैप्टर के साथ हम सब फिर से साथ हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास में यूक्लिड्स ज्योमेट्री पे बात। ठीक है, सबसे पहली बात कि सर यूक्लिड्स ज्योमेट्री में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्या ये मतलब पोस्टुलेट एक्सियोम्स याद रखने हैं, या सर क्या करें हम, कैसे इन क्वेश्चंस को डील करें। अरे डोंट वरी, आज आपका सारा डाउट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही ये वीडियो आप ख़त्म करेंगे पूरा देख करके, तो आपको लगेगा यार ये गजब हो गया ना, ये पूरा चैप्टर तो अब हम क्विकली कर देंगे, राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में। ठीक है, सबसे पहला काम इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि ज्योमेट्री क्या होता है ना, आप ये समझते हुए चलें, इस क्लास में आपको सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है, यूक्लिड ने ज्योमेट्री में क्या बताया, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ज्योमेट्री मी कम्स फ्रॉम ग्रीक, राइट। ज्योमेट्री वर्ड ग्रीक से आया है और इसके टू पार्ट्स हैं, जियो जिसका मीनिंग है अर्थ, और मेट्रन उसका मीनिंग है मेजर, राइट। तो ज्योमेट्री इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जियो अर्थ, मेट्रन मेजर, राइट। और बेसिकली अर्थ का मेजर मतलब क्या है, अर्थ का मेजर मतलब क्या है, नहीं नहीं अर्थ का मेजर नहीं करना है ना। अर्थ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड मेजरमेंट की हम सारी बातें जो भी करते हैं वो किसके अंडर आएगी, किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंडर आएगी, मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री ब्रांच के अंडर आएगी, राइट। तो ग्रीक मैथमेटिशियन थे हमारे पास में, थेल्स, राइट, जिन्होंने फर्स्ट नॉन प्रूफ दिया था, फर्स्ट नॉन प्रूफ दिया था किसी एक फैक्ट का ना। तो जब किसी एक फैक्ट का प्रूफ दिया जाता है ज्योमेट्री में, तो फिर उसे एज ए स्टेटमेंट हम यूज करते हैं फर्दर, ठीक है। अब उन्होंने क्या फैक्ट दिया, उन्होंने फैक्ट ये दिया कि दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। एक सर्कल जो होता है वो उसके डायमीटर के थ्रू क्या होता है, बाइसेक्टेड होता है। सर सर्कल क्या होता है? अरे बेटा सर्कल याद करो भाई, ऐसा कुछ है ना। और सर्कल को बाइसेक्ट करने का काम किसका होता है? डायमीटर का, है ना। डायमीटर इज बेसिकली लाइन सेगमेंट, है ना। बेसिकली डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टू पॉइंट्स, सर्कल के सरकमफ्रेंस के टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज डायमीटर। अगर वो पास करता हो कहाँ से? सेंटर से, है ना। सेंटर से पास कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्कल के सरकमफ्रेंस के टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रहा है दैट इज डायमीटर, राइट। तो ऐसा प्रूफ सबसे फर्स्ट प्रूफ किसने दिया था? थेल्स ने, राइट। तो थेल्स ने जब प्रूफ दिया, उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रियल लाइफ फैक्ट्स की तरह हमारे सामने थी, ठीक है, बट वो अलग अलग जगह थी, ठीक है। और फिर हुआ क्या, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, है ना, हमारे यूक्लिड, है ना, जो बेसिकली एक टीचर थे, ठीक है, मैथमेटिक्स के। जैसे मैं टीचर हूँ मैथमेटिक्स का, लेकिन मैं यूक्लिड नहीं हूँ, ठीक है। तो यूक्लिड मैथमेटिक्स के टीचर थे अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में, और उन्होंने कलेक्ट किया ऑल द डाटा नोन वर्क एंड अरेंज इट इन फेमस एक कलेक्शन ऑफ डेटा बनाया, फेमस एक कलेक्शन ऑफ डेटा बनाया, जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड इधर उधर रखा हुआ था सारा डेटा कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा किया। और उस डेटा को उन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स। क्या नाम दिया? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स नाम देने के बाद में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया 13 चैप्टर्स में, ठीक है। एलिमेंट्स को इन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। हर एक चैप्टर क्या है? एक बुक है। हर एक चैप्टर क्या है? एक बुक है। सर आप हमें 13 बुक्स पढ़ाने वाले हो? नहीं 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 नहीं, 13 बुक्स नहीं पढ़ने वाले हैं हम आज बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि हम जो क्लास 9th में ज्योमेट्री की डिफरेंट डिफरेंट बातें करने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसे सुलझे और कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल थे जो यूक्लिड के सामने थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे सवालों को इकट्ठा किया और हमारे सामने हमने उसका एक छोटा सा क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन रखा है क्लास 9th में, राइट। तो पहली बात करते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन की, राइट। यूक्लिड्स डेफिनेशन, है ना। अब आप कहोगे सर यूक्लिड की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली चीज आप ये समझो कि सॉलिड शेप्स के बारे में यूक्लिड ने क्या कहा है ना। सॉलिड शेप्स के बारे में यूक्लिड ने कहा है, अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। एक सॉलिड जो होता है
उसकी कोई एक साइज होती है, कोई एक पोजीशन होती है, उसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, दैट इज सॉलिड, राइट। उनके पास उस समय गूगल नहीं था, आज आप गूगल करेंगे सॉलिड की डेफिनेशन हो सकता है इससे अच्छी आ जाए, लेकिन उस वक्त जब गूगल नहीं था तब इतना डेटा कलेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात थी। ये आप समझें, ये आप याद रखें एट द एंड, है ना। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सर्फेसेस। एक सॉलिड जो होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, सॉलिड की बाउंड्रीज, है ना, सॉलिड की बाउंड्रीज होती हैं सर्फेसेस। और सरफेस की जो बाउंड्रीज होती हैं बेटा, उनको कर्व्स या फिर स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्स या फिर स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे सर कर्व कब बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन कब बोलेंगे? तो बेटा एक 3D शेप, अगर मान लो कोनिकल शेप है ना, ठीक है, तो इस कोनिकल शेप का, है ना, ये जो सरफेस है, कर्ड सरफेस, जो जहां पे एंड कर रहा है, कर्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस दोनों जहां पे एंड कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? कर्व बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कर्व बना रहे हैं। इसी के अगर एल्स में जाकर के मैं बात करूं अगली, कि मेरे पास एक क्यूबॉइड या फिर समझ लीजिए क्यूब है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस क्यूब के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसकी जो सरफेसेस हैं जहां पे जाके एंड हो रहे हैं वहां पे क्या बन रहा है, तो वहां पे भैया स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो समझने वाली बात बच्चे इतनी सी है कि किसी भी एक सिचुएशन में सॉलिड शेप अगर आपको गिवन है, तो सॉलिड शेप की जो बाउंड्रीज होंगी, सॉलिड शेप की बाउंड्री सरफेसेस होंगी, ठीक है। और सरफेसेस की बाउंड्री क्या होंगी? एजेस होंगी। एजेस बेसिकली क्या बोला जाता है? हम उनको आज एजेस बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो कर्व्स या फिर स्ट्रेट लाइन होते थे उस वक्त, राइट। अगली बात क्या है? ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये लाइन कहाँ पे एंड करती हैं? पॉइंट्स पे आके एंड करती हैं। सारी लाइंस जहां भी जाके एंड करेंगी क्या बनाएंगी? एक पॉइंट बनाएंगी, ठीक है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपको सॉलिड की 3 स्टेप कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। सॉलिड के 3 स्टेप्स, राइट। सॉलिड से पॉइंट बनने की 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। कि सॉलिड से पहले सरफेस बने, सॉलिड की बाउंड्री सरफेसेस हैं, सरफेसेस की बाउंड्री लाइंस हैं, लाइंस की बाउंड्री पॉइंट्स हैं, राइट। 3 स्टेप समझ में आ गए आपको? सॉलिड के 3 स्टेप। सॉलिड बनेगा, सॉलिड की बाउंड्री कौन है? सरफेस है, सरफेस की बाउंड्री लाइंस है, लाइंस की बाउंड्री पॉइंट्स हैं, राइट। इसके बाद की बात हम कर लेते हैं इन ईच स्टेप। जब भी हमने ऐसा किया ना, एक स्टेप जैसे ही हम आगे गए, एक स्टेप जैसे ही हम आगे जाते हैं, 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट में जैसे ही हम एक स्टेप आगे जाते हैं, यानी सॉलिड से जैसे ही मैं सरफेस की तरफ गया, तो हमने क्या कर दिया? वी लूज वन एक्सटेंशन। हमने एक एक्सटेंशन को लूज कर दिया, एक एक्सटेंशन गायब हो गया। और उस एक एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? हम डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डायमेंशन। क्योंकि आप ये समझो, सॉलिड जो था वो 3D शेप था। क्या था? 3D शेप था। 3D शेप मतलब बेसिकली जिसमें 3 डायमेंशंस थी। कितने डायमेंशंस थी? 3 डायमेंशंस थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही सरफेस आया तो सरफेस में 2 ही डायमेंशन रह गई, राइट। सॉलिड के अंदर 3 डायमेंशंस थी, सरफेस के अंदर 2 डायमेंशंस हो गई। फिर सरफेस बन गया लाइन, लाइन बन गया, मतलब लाइन के अंदर कितने डायमेंशन है? 1 ही डायमेंशन। लाइन की लेंथ, है ना, लाइन या लाइन सेगमेंट की क्या होती है? लेंथ होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट्स, तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, राइट। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, राइट। ये यूक्लिड ने हमें बताया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। होप सो आपको यूक्लिड का सॉलिड स्टेप जो थी, सॉलिड शेप्स जो थी, उनकी डेफिनेशन समझ आई होंगी। अगली बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, यूक्लिड्स डेफिनेशन, राइट। ठीक है, यूक्लिड्स डेफिनेशन क्या सर ये याद रखनी है? बिल्कुल याद रखनी है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें इनसे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये यूक्लिड्स की डेफिनेशन है ना। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट मतलब क्या होता है? जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, कोई भी पार्ट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर? और अगर मैं बात करूं अ लाइन, लाइन क्या होता है? लाइन इज बेसिकली ब्रेड्थ लेस लेंथ, राइट। मतलब एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है ना, एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है। तो ब्रेडथलेस लेंथ जो होती है दैट इज बेसिकली लाइन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। हो सकता है आज हमारे पास इससे बहुत बढ़िया डेफिनेशन अवेलेबल हो, लेकिन स्टिल हम ये बोलेंगे कि भैया उस जमाने में इतना करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राइट। तो लाइन इज बेसिकली ब्रेडथलेस लेंथ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, दैट इज द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। एक लाइन के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। जहां भी लाइन खत्म होगी क्या बनेंगे? ये अगर एक लाइन या फिर लाइन सेगमेंट है तो उसके एंड पॉइंट्स, है ना। जैसे ही मैंने बोला एंड पॉइंट्स, है ना, तो लाइन के एंड्स जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? लाइन या लाइन सेगमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है। अगली बात है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ।
स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है बेसिकली वो एक लाइन होती है जो अपने ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स पर इवनली लाई कर रही होती है ना। थोड़ी सी आपको लगेगा सर इसमें क्या ही स्पेशल है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है, सेम ही बात है। स्ट्रेट लाइन एक लाइन होती है, बिल्कुल होती है ना। स्ट्रेट लाइन लाइन नहीं होगी तो क्या क्या रेक्टेंगल थोड़ी ना होगी। बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ जो है वो बहुत अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंटेड है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो एक लाइन है जो इवनली लाई करती है पॉइंट्स लेइंग ऑन इटसेल्फ पे, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं कि सरफेस क्या होता है, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक सरफेस एक वो एक तरह से मैं बोलूं पैरामीटर है या फिर एक तरह से वो चीज है जिसमें लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हाइट नहीं है, मतलब उसकी दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। क्लियर। अगर सिक्स पॉइंट की बात करूं, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। एक सरफेस की जो एजेस होती हैं वो लाइंस होती हैं या फिर कर्व्स होते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। एक सरफेस जो होता है वो अपने ऊपर लाई करने वाले लाइंस के ऊपर इवनली लाई करता है। जैसे ये बहुत सारी लाइंस मैंने ड्रॉ की, ठीक है, बहुत सारी मैंने लाइंस ड्रॉ की, कुछ लाइंस मैं ऐसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारी लाइन से आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही जालीदार टाइप बन गया है ना। तो बेसिकली बेटा ये जालीदार जो है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, अगर मैं इसको जालीदार को ऐसे कर लूँ और इसके ऊपर एक पॉइंट ऊपर से गिराऊंगा, तो आपको क्या लगता है वो पॉइंट इसमें फंस जाएगा ना। वो पॉइंट जिस जगह फंस जाएगा समझ लो वो पॉइंट उस प्लेन में एंटर कर गया, वो उस प्लेन में क्या कर गया, एंटर कर गया। दिस मीन्स अब बेसिकली प्लेन जो होता है वो क्या होता है, प्लेन इज बेसिकली उसके ऊपर लाई करने वाले स्ट्रेट लाइंस पर इवनली लाई करने वाला सरफेस होता है, ठीक है। इवनली लाई करने वाला सरफेस होता है। यहां तक की बात अगर पकड़ में आती है तो बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको, है ना, जरूर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा चैप्टर है यार, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अनडिफाइंड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री है ना। अनडिफाइंड टर्म्स क्या है? यूक्लिड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी टर्म्स भी थी जो वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे ना, वो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बताया है उन्होंने कि ये उन्होंने ये हमें बताया है कि इन चीज़ों की डेफिनेशन प्रॉपर हमारे पास नहीं अवेलेबल है, ठीक है। जैसे फर्स्ट था पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बेसिकली? पॉइंट इज बेसिकली इट हैज नीदर लेंथ नोर ब्रेड्थ नोर थिकनेस। पॉइंट बेसिकली जिसकी लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है, हाइट नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइन डॉट। इसको हम एक फाइन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बेसिकली दिस इज पॉइंट ए। क्लियर। पॉइंट ए, राइट, कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लाइन क्या होता है ना, तो लाइन भी क्या है, बेसिकली एक अनडिफाइंड टर्म है जो रिटर्न है यूक्लिड्स की उन बुक्स में जो उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी, राइट। तो लाइन क्या है बेसिकली? लाइन इज बेसिकली इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर। अगर हम एक पेपर के पीस को फोल्ड कर दें ना, समझ रहे हो, एक पीस ऑफ पेपर है बेसिकली, उसको अगर हम फोल्ड कर दें तो फोल्ड करने के बाद में उसको बिल्कुल खींच दें तो एक क्रीज बनेगी। क्या बनेगी? क्रीज बनेगी, है ना। तो इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, द क्रीज ऑफ पेपर रिप्रेजेंट्स अ लाइन, है ना। पेपर की जो क्रीज होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझें, लाइन तो बन गई। अब लाइन जो है वो कैन नॉट बी ड्रॉन फुल्ली ऑन द पेपर। किसी एक लाइन को पूरी तरीके से एक पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन एक ऐसी एक तरह से ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको हम दोनों ही डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो line cannot be drawn fully on the paper because it extends indefinitely in both the directions, है ना। इसको दोनों ही डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूं, प्लेन क्या होता है ना, प्लेन क्या होता है ना, वो एरोप्लेन नहीं है ना, ये प्लेन की बात कुछ और है। प्लेन इज बेसिकली अ फ्लैट सरफेस। क्या है प्लेन? एक फ्लैट सरफेस है विच एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली इन ऑल द डायरेक्शंस, है ना। प्लेन को हम सारी डायरेक्शन में इंडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्लेन क्या होता है, बहुत सारी अगर लाइंस हैं, ठीक है, वही सेम स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ मैं। बहुत सारी लाइंस हैं यहाँ पे, और बहुत सारी लाइंस कुछ इस टाइप से भी हैं, है ना। कुछ आप बोलोगे सर क्या 90 डिग्री पे ही हैं क्या लाइंस, और कोई एंगल पे नहीं है? और कोई एंगल पे भी बना लो आप, है ना। मुझे तो कुछ एक जालीदार टाइप बनाना है ना, और मुझे उसमें एक पॉइंट ऊपर से गिराना है, पॉइंट गिराऊंगा वो उसमें फंस जाएगा, और जैसे ही पॉइंट उसमें फंस जाएगा मैं तुरंत क्या बोल दूंगा आपको कि भैया ये पॉइंट जिस जिस प्लेन में फंस गया है, बेसिकली उसी प्लेन की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। और इस प्लेन को हम कितना भी इधर उधर सारी तरफ इंडेफिनिटली सारी डायरेक्शन में बढ़ा देंगे, क्लियर।
तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं है। लाइन जिसके पास एक डायमेंशन है लेकिन वो इतनी बड़ी ज़्यादा बड़ी है कि उसे फुल्ली हम एक पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड वो एक अनडिफाइंड टर्म है। अगर मैं बात करूं प्लेन की, तो प्लेन को भी हम इनडेफिनेटली कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसको भी किसकी कैटेगरी में रखा है, अनडिफाइंड टर्म्स की कैटेगरी में रखा है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ कि इनमें से कितनी टर्म्स डिफाइंड है, तो बहुत सारी डिफाइंड हैं, ठीक है। बट है ना, आप तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे ना, उस टाइम पे गूगल था नहीं, है ना। चलिए आगे करते हैं बात। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स वेल डिफाइंड टर्म्स क्या होते हैं ना, यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड टर्म क्या होते हैं ये आप समझें, ठीक है। वेल डिफाइंड टर्म्स आर बेसिकली, फर्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है ध्यान से समझें। लाइन सेगमेंट इज पोर्शन ऑफ अ लाइन, पोर्शन ऑफ अ लाइन मतलब एक लाइन थी बहुत बड़ी, पता नहीं उधर किधर से आ रही है और किधर जा रही है ना, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसका एक पोर्शन यानी यहाँ से ए से लेके और बी तक का ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज बेसिकली कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, है ना, इज बेसिकली कॉल्ड अ सेगमेंट, या फिर क्योंकि लाइन का ही हिस्सा है तो लाइन सेगमेंट, क्लियर। ऑफ द लाइन, और लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं इसको। इट कैन बी रिटन एज ए बी और बी ए, है ना, इसको ए से बी तक भी बोल सकते हैं और बी से ए तक भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ए बी को बी ए लिख दिया, सर ये कैसे, सर ऐसे कैसे बोल सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। बेसिकली एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स, टू होंगे ना, तीन नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा, दो ही होंगे ना, ठीक है। एक से शुरू होगा, एक पे खत्म होगा, हाँ है ना, ठीक है। लंच ब्रेक नहीं होता है इसका ना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट बेसिकली अ सेगमेंट इज कंप्लीटली नोन इफ इट्स एंड पॉइंट्स आर गिवन। एक सेगमेंट हमारे लिए नोन सिर्फ तब होगा जब उसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता होंगे, है ना। दोनों एंड पॉइंट पता होंगे तभी हमें पता है कि कहाँ से चला था और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। कहाँ से चला था कहाँ तक जाएगा ये हमें तभी पता चलेगा जब उसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता होंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। लाइन सेगमेंट समझ आ गया होगा ना, बिल्कुल आ गया होगा। रे क्या होता है ध्यान से समझे ना, बेसिकली रे क्या है, रे भी पोर्शन ऑफ लाइन ही है। रे क्या है, पोर्शन ऑफ अ लाइन ही है जिसका एक एंड पॉइंट हमें पता होता है ना। या फिर बेसिकली मैं बोलूँ कि अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको हम सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ा सकें, है ना। बेसिकली ये ए बी लाइन सेगमेंट है ना, इसको मैं ए से बी की तरफ आगे बढ़ा सकता हूँ ना, इधर इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, जिस तरफ बढ़ा सकते हैं उस तरफ एरो लगा दिया है कि इस तरफ इसको बढ़ा सकते हैं ना, एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहें उतना। तो बेसिकली अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड अ रे, ठीक है, उसको एक रे बोलेंगे, है ना, क्लियर। रे में क्या खास बात है, अ रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, कितना भी एक्सटेंड करो चल जाएगा, वो जाके घर पे रोने वाली नहीं है कि मेरे को इतना पीटा, है ना। एक्सटेंड कितना भी करो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है ना। रे मतलब एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा कितना भी एक्सटेंड करो ना, एक डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, टू डिनोट इट वी यूज एन एरो एट वन एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सैम्पल अगर मैं बात करूं, अगर ए बी को रिप्रेजेंट करना है मुझे, रे ए बी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको डिनोट करने के लिए ये प्रोसीजर होगा, ए बी के ऊपर हम एक एरो लगा देंगे और वो एरो इंडिकेट करेगा कि ये ए से बी की तरफ जा रही है ना, ए से बी की तरफ जा रही है, क्लियर टू एवरीवन, है ना। बी ए के ऊपर यही सेम एरो लगाएं तो चलेगा, बताइए आप। बी ए से बी ए के ऊपर अगर मैं ये सेम एरो लगाऊं तो ये नहीं चलेगा ना, ये बी ए रे नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये एरो बताता है डायरेक्शन को ना, तो डायरेक्शन आपको पता रहनी चाहिए कि ए से बी की तरफ है तो ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, गॉट इट। ये भी मत कर देना कि सर एरो को उल्टा लगा दें क्या, ना ये वाली कलाकारी भी बिल्कुल चल रही नहीं है ना, ये वाली कलाकारी बिल्कुल नहीं चलेगी ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उससे पहले अगर ए बी कोई एक रे है और जिसका एंड पॉइंट ए है, तो ए को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, है ना। अगर एंड पॉइंट ए है तो ए को क्या बोलेंगे हम, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे कि ये यहाँ से शुरू हुई थी, है ना। कहाँ जाके खत्म होगी ये पता नहीं है, कि शुरू तो किया था एक यूट्यूब चैनल से, अब कहाँ तक पहुँच गए हैं बहुत, है ना, पता लगाना ही बहुत मुश्किल है ना, तो वो वाली चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बातें होती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑपोजिट रेस, ठीक है। बेसिकली ऑपोजिट रेस क्या है, ऑपोजिट रेस क्या है आप ये समझे, ठीक है।
ऑपोजिट रेज बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टू रेज हैं, कितनी रेज हैं? टू रेज, एक तो ए बी और एक ए सी। दोनों रेज में कॉमन बात है, दोनों एक ही पॉइंट ए से शुरू हो रही है, दोनों एक ही पॉइंट ए से क्या हो रही है? शुरू हो रही है। डायग्राम से समझो, ए सी वाली रे इधर चली गई और ए बी वाली रे इधर चली गई, क्लियर? दोनों रे इधर इधर निकल गई, क्लियर? और दोनों में खास बात क्या है? दोनों एस पॉइंट से ही, ए ही दोनों का इनिशियल पॉइंट है। खास बात यह है, अगर ए बी और सी तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, अगर ए बी और सी तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है, और ए इज दी ओनली कॉमन पॉइंट, ए ओनली कॉमन पॉइंट है, तो सिचुएशन में ये दोनों रेस क्या होंगी? टू ऑपोजिट रेस होंगी। क्या होंगी? टू ऑपोजिट रेस होंगी। अगर ए कॉमन पॉइंट है, सिर्फ ए ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ए बी सी क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने चाहिए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे एक टू अपोजिट रेस को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे होंगे, राइट? अब आप बोलेंगे सर कैसे? देखो, अगर मान लो मेरे पास ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है? ये ए पॉइंट है, राइट? और ये बी पॉइंट है। क्या ये ऑपोजिट रेस हैं? क्या ये ऑपोजिट रेस हैं? ध्यान से समझें आप कि सर ओ इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है? और ए, ओ ए और बी तीनों कोलिनियर भी दिख रहे हैं, है ना? तो सर ये ऑपोजिट रेस होनी चाहिए। मैंने कहा कि एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए सर, जिससे दोनों रेस एग्जर्ट कर रही हैं, ठीक है? तो कॉमन पॉइंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओ भी कॉमन पॉइंट है और ए भी कॉमन पॉइंट है, दोनों रेस का एक ही कॉमन पॉइंट होगा तभी अपोजिट रेस बनेंगे, ठीक है? यहाँ पे टू कॉमन पॉइंट्स हैं, इसलिए दोनों अपोजिट रेस नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, एक तो ओ, सॉरी, ए बी एक रे है मेरे पास और एक ए सी रे है, ठीक है? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों ऑपोजिट रेस हैं और ये दोनों ऑपोजिट रेस नहीं है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट? चलिए, ऑपोजिट रेस के बाद अगली बात कर लेते हैं कि पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स क्या होते हैं ना। पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स, राइट? ठीक है, यूक्लिड्स ने पोस्टुलेट दिए, यूक्लिड्स ने ही एक्सियम्स भी दिए, ठीक है? लेकिन पोस्टुलेट और एक्सियम में डिफरेंस क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो पहले ध्यान से समझें कि पोस्टुलेट क्या होता है। देखो, यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट और एक्सियम दिए हैं, बेसिकली वो दोनों ही रियल लाइफ फैक्ट्स हैं। क्या है? दोनों ही रियल लाइफ फैक्ट्स हैं कि साहब ऐसा तो होता ही होता है ना, ऐसा तो होता ही है ना? इसमें कोई स्पेशल बात थोड़ी ना बताइए कि 2+2 4 होता है ना, तो 2+2 तो 4 ही होता है, कई सालों से 4 ही होता हुआ आ रहा है, ठीक है? तो ये रियल लाइफ फैक्ट है, दो और दो मिला के ना, दो और दो को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा ना, ये रियल लाइफ फैक्ट है। वैसे ही जो यूक्लिड ने एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों दिए हैं, बेसिकली ये दोनों क्या है? रियल लाइफ फैक्ट्स ही हैं। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? सबसे खास बात ये है कि यूक्लिड के वो रियल लाइफ फैक्ट्स जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, ठीक है? ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली जो रियल लाइफ फैक्ट्स रिलेटेड हैं, उनको उन्होंने पोस्टुलेट बोला है। उनको उन्होंने क्या बोला है? पोस्टुलेट। यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर दोज अजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ऐसे अजम्पशंस, उनके लिए वो अजम्पशंस थे, हमारे लिए आज वो क्या बन गए? रियल लाइफ फैक्ट्स बन गए, ठीक है? तो जो उन्होंने अजम्पशंस, वो अजम्पशंस जो उन्होंने बेसिकली स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री दिए थे, वो क्या हो गए? पोस्टुलेट हो गए, ठीक है? और वो वाले बेसिकली अजम्पशंस जो पूरी मैथमेटिक्स में काम आएंगे, पूरी मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में भी और बिना ज्योमेट्री के अलावा जो पूरी मैथमेटिक्स बची है, बची हुई, उसमें भी जो रियल लाइफ फैक्ट्स हर जगह काम आएंगे, वो रियल लाइफ फैक्ट्स को उसने क्या बोला है भाई? एक्सियम्स बोला है। क्या बोला है? एक्सियम्स बोला है, नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। ऐसे रियल लाइफ फैक्ट्स जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, उनको क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट। और ऐसे रियल लाइफ फैक्ट्स जो बेसिकली किससे? पूरी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो होंगे एक्सियम्स, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूक्लिड्स एक्सियम्स, राइट? एक्सियम्स क्या होते हैं? जो पूरी मैथमेटिक्स में हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। जैसे पहला एक्सियम क्या है, ध्यान से समझें। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सियम्स क्या करने, याद करने? क्या बिल्कुल याद ही करने हैं ना। तो कई बार ऐसा होता है स्कूल एग्जाम्स में, या तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर हमसे पूछा जाता है कि 2 एक्सियम्स लिख दीजिए, एक्सियम नंबर 4 लिख दीजिए, है ना?
2 एक्सियम्स लिख दीजिए, एक्सियम नंबर 4 लिख दीजिए, या फिर 2 पोस्टुलेट लिख दीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पोस्टुलेट और एक्सियम सारे याद होने चाहिए, और उनको कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। मतलब है सिर्फ इतना सा कि अगर दो चीजें आपस में बराबर हैं तो वो दोनों चीजें जिसके बराबर थी वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। सेम थिंग ये है कि अगर ए इक्वल है बी के, ठीक है, और बी इक्वल है सी के, तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बी जो है वो ए के भी बराबर है, बी जो है वो सी के भी बराबर है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ए इक्वल टू सी, राइट। बहुत ही रियल लाइफ फैक्ट है ना, बिल्कुल उनके लिए अजम्पशंस थे, ठीक है, समझ रहे हो, उनके अजम्पशंस भी हमारे लिए क्या है, रियल लाइफ फैक्ट्स बन गए हैं ना। ध्यान से समझें ये बातें, इफ अगर कहीं पे भी लिखने की जरूरत पड़े, ये स्टेटमेंट जहां भी आप यूज करेंगे वहां पे आपको लिखना होगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। ठीक है, तो अगर ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो ए भी इक्वल होगा किसके, सी के। यानी मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल है वाई के और वाई इक्वल है 5 के, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि एक्स भी इक्वल होगा किसके, 5 के, बिल्कुल, है ना। एक्स इक्वल था वाई के, वाई इक्वल था 5 के, तो एक्स भी इक्वल होगा किसके, 5 के। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड एक्सियम, ठीक है। सेकंड एक्सियम क्या कहता है, ध्यान से समझें, बहुत ही आसान बात है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, equals are added to equals, then the wholes are equal, then the wholes are equal। बेसिकली इसने बोला कि इफ a इज इक्वल टू बी, a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, ये दोनों इक्वल्स हैं। इनमें अगर कोई इक्वल क्वांटिटी मैं ऐड कर दूं, इन दोनों में कोई इक्वल क्वांटिटी, यानी मैं LHS और RHS दोनों में कोई इक्वल क्वांटिटी ऐड कर देता हूं, लाइक मैंने a में भी c ऐड कर दिया, b में भी c ऐड कर दिया, तो a प्लस सी किसके इक्वल हो गया, b प्लस सी के इक्वल हो गया। तो बेसिकली इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन द होल्स, जो रिजल्ट बनेगा वो पूरा रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप समझें, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, जैसे लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन है, x माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। तो मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अभी तो मुझे पता है कि -17 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +7 जाएगा, लेकिन जब मुझे ये पता नहीं था, है ना, जब आज से काफ़ी सालों पहले की बात कर रहा हूँ, तब क्या होता था, ये दोनों x माइनस 17 और 3 दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोज आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनमें कोई भी इक्वल क्वांटिटी में ऐड करूंगा दोनों साइड्स, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, दैट मीन्स दोनों साइड्स मैंने 17 ऐड कर दिया, कोई परेशानी। और जब दोनों साइड्स में 17 ऐड करूंगा तो +17 -17 तो चलते बनेंगे ना। तो यहाँ पे बचेगा x और दैट इज इक्वल टू 3 + 17 कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो ये बात समझ आ गई कि ये क्वेश्चन पहले पहले बहुत पहले ना कैसे सॉल्व होता था, इस तरीके से सॉल्व होता था, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है ना, थर्ड पॉइंट, थर्ड एक्सियम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, राइट। अगर इक्वल्स को इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो रिमाइंडर्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। सो बेसिकली इफ ए इज इक्वल टू बी, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, राइट। और अगर मैं बात करूं कि दोनों ही साइड्स में से मैं सी सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी ए माइनस सी और बी माइनस सी, है ना, दोनों साइड्स में मैंने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो ए माइनस बी का रिजल्ट होगा और जो बी माइनस सी का रिजल्ट होगा, दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट। अब आप बोलोगे सर ये तो पता ही है हमें, इसमें कोई स्पेशल बात थोड़ी ना है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे बात करूं, फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं बच्चे, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद अनदर, ऐसी चीजें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती हैं, ऐसी चीजें जो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, कोइंसाइड कर सकती हैं। बेसिकली दोज थिंग्स विच कोइंसाइड्स ईच अदर, देन दोज आर इक्वल टू वन अनदर, राइट, दोज आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप बोलोगे सर इसका क्या एप्लीकेशन है, समझिए ध्यान से। अगर मान लो मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, ठीक है जी। दोनों लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकते हैं ना। एक तो ए बी है और एक सी डी है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो एक दूसरे को कोइंसाइड करने की हिम्मत रखती हो ना, एक दूसरे को प्रॉपरली एग्जैक्टली हाइड और ओवरलैप करने की हिम्मत रखती हो, ऐसी चीजें एक दूसरे के इक्वल बोली जाएंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है ना, तो भैया ये हर जगह आप यूज़ कर सकते हो, ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आप समझेंगे कि
10 जो है वो 10 के बराबर क्यों है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली हाइड कर सकते हैं ना। समझ में आ रही बात है ना। तो ये यूक्लिड के फैक्ट से भी ये बात क्लियर हो जाती है ना, पर ये मजाक था छोटा सा। ठीक है, तो ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली हाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, क्योंकि थिंग्स विच कोइंसाइड्स वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, जो होल होगा वो किससे, पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगा। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, राइट। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है ना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट का मतलब क्या है। देखिए एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल है और उस सर्कल का मैंने 1/4 पार्ट उससे अलग कर लिया। मान लो मैं इसको अलग करने की सोच ही रहा हूँ अभी, और जैसे ही मैं इसको अलग करूंगा तो ये 1/4 पार्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। क्लियर, ये 1/4 पार्ट कुछ इस टाइप से बनेगा बच्चे, ठीक है। और ये जो 1/4 पार्ट इस टाइप से बनेगा, बेसिकली ये जो 1/4 पार्ट होगा ये अपने होल से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, जो होल होता है, कंप्लीट जो क्वांटिटी होती है वो अपने पार्ट से हमेशा ग्रेटर ही होती है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये पूरा 1 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को। और ये जो एरिया है ये इस 1 का क्या है, 1/4 है। क्या है, 1/4 है। तो बेसिकली दिस इज लाइक 1 इज ग्रेटर देन 1/4, है ना। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। 1 इज ग्रेटर देन 1/4, 1 इज ग्रेटर देन 1/4। क्लियर, अगर आपको ये समझ में आता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि सर्कल का जो पूरा सर्कल का एरिया होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, 1/4 पार्ट के सर्कल से ना। 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स वाई होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। उन्होंने ये चीज हमें रियल लाइफ फैक्ट्स, या उनके लिए तो ये assumption था, हमारे लिए क्या है, ये रियल लाइफ फैक्ट है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, राइट। 6 पॉइंट क्या कहता है, आप समझे ध्यान से। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट, आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मान लो ए और बी आपस में इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी, क्लियर, तो दोनों साइड्स का अगर डबल कर देंगे तो 2a भी किसके इक्वल होगा, 2b के इक्वल होगा। ये भी बात उन्होंने बताई थी ना, ठीक है। ए इक्वल है बी के, अगर थिंग्स सेम है तो उनके डबल भी सेम होंगे। तो डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। होप सो आपको ये बात अच्छे से क्लिक कर गई होगी। नाउ मूविंग टू द 7th पॉइंट, राइट। 7th पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझे, है ना। 7th पॉइंट क्या कहता है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, ऐसी चीजें हैं जो सेम थिंग्स के हाफ हैं, सेम थिंग्स के क्या है, हाफ्स हैं, ठीक है। थिंग्स विच आर सेम हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, राइट। अगर मान लो ए और बी आपस में इक्वल हैं, ए और बी एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, तो दोनों के हाफ्स भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी सेम थिंग्स के हाफ्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। ए इज इक्वल टू बी, तो हाफ ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ बी। क्लियर, नाउ 8th पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझे आप। 8th पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। 8th पॉइंट भी बहुत सिंपल है, इफ द फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड, कोई भी फर्स्ट थिंग है, ठीक है, पहली चीज, वो सेकंड थिंग से बड़ी है, वो सेकंड थिंग से क्या है, बड़ी है, ठीक है। एंड सेकंड इज ग्रेटर देन द थर्ड, जो सेकंड थिंग है वो क्या है, बड़ी है किससे, थर्ड से। मतलब बेसिकली ए अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट थिंग को और बी बोलता हूँ सेकंड थिंग को, तो ए बड़ा है बी से, ठीक है, और बी बड़ा है किससे, सी से। तो ये कहने का मतलब ये है कि देन फर्स्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द थर्ड, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए बड़ा ही होगा किससे, सी से, ठीक है। यही बात सेम लिखी हुई है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन डेफिनेटली ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। होप यू गॉट दिस पॉइंट फ्रॉम माई एंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये ध्यान से समझें आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट, राइट। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, यूक्लिड के पोस्टुलेट क्या होते हैं ये आप समझे ना। बेसिकली यूक्लिड पोस्टुलेट का मतलब क्या है ना। ये वो बेसिकली ये वो रियल लाइफ फैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिक हैं किसके ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर स्पेसिफिक हैं, ज्योमेट्री के ऊपर स्पेसिफिक है, राइट। तो अगर मैं बात करूं पोस्टुलेट में, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ये उनके लिए अजम्पशंस थे, हमारे लिए रियल लाइफ फैक्ट बन गए। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। ए और बी अगर पता है तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये पहली बात आपको समझ में आती होगी। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं,
सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है आप ये समझें। सेकंड पॉइंट है अ टर्मिनेटेड लाइन, कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश होना ना, फर्स्ट चैप्टर में समझाया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वहां से मैंने बताया था जो फिनिश हो जाए वो टर्मिनेटिंग होता है ना। तो बेसिकली टर्मिनेटेड लाइन से उनका मतलब था जो फिनिश हो जाए, जो फिक्स लेंथ वाली लाइन सेगमेंट है, यानी बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट। तो टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको हम दोनों ही डायरेक्शन में इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूक्लिड कॉल्ड द लाइन सेगमेंट एज द टर्मिनेटेड लाइन, है ना, तो उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन जो वर्ड है उसको लाइन सेगमेंट की तरह यूज किया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट, आपको ये समझ में आता होगा। आप पहले ये समझ लें कि फर्स्ट पॉइंट में जो हमने बात की थी कि 2 पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन होती है, तो ये आप समझें। मान लो अगर पॉइंट पी है मेरे पास, क्या है, पॉइंट पी मेरे पास अवेलेबल है, तो इस पॉइंट पी से पास होने वाली हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे पास पी पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस अवेलेबल हैं। भैया किसी एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं, इन्फिनिटली मैनी लाइंस होती है, जितनी बना सकते हो आप, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी लाइंस यहाँ पे बन के आपके पास रेडी हो जाएंगी किसी एक पॉइंट से पास होने वाली, ठीक है। ऐसे ही क्यू पॉइंट से भी पास होने वाली बहुत सारी लाइंस होंगी, लेकिन केवल एक लाइन ऐसी होगी जो पी और क्यू दोनों से पास होगी, राइट। तो 2 गिवन पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस आर देयर, ओनली वन, राइट। नाउ होप यू गॉट दिस पॉइंट कि एक ही पॉइंट से अगर पूछा जाए कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, सॉरी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, राइट। बट अगर 2 पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन है ये पूछा जाएगा तो कितनी होंगी, ओनली वन, एक यूनिक लाइन होगी जो 2 गिवन पॉइंट से पास होगी, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यूक्लिड्स 5 पॉस्टुलेट में थर्ड पॉस्टुलेट पे बात करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है आप ध्यान से समझें, ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। सर्कल किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा भैया ला आधार कार्ड दिखा, सर्कल ड्रॉ करना है आधार कार्ड दिखा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। सर्कल आप किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि बेसिकली रेडियस इज द डिस्टेंस, तो रेडियस नेगेटिव लेने की अभी मत सोचना, ठीक है। चलिए मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है ध्यान से समझें, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। जितने भी दुनिया में राइट एंगल्स बन रहे हैं सारे राइट एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि राइट एंगल का मतलब ही कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सारे 90 डिग्री के एंगल आपस में बराबर होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। 90 डिग्री के एंगल अगर 90 डिग्री के एंगल के बराबर नहीं होंगे तो किसके इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। ये भी पॉस्टुलेट उन्होंने दिया, ठीक है। ये उनके अजम्पशंस थे, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रियल लाइफ फैक्ट है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, बहुत ही अमेजिंग पॉस्टुलेट है, फिफ्थ पॉस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, बहुत फेमस पॉस्टुलेट है। क्या कहता है ध्यान से समझें, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, or I can say less than 180 डिग्री। मतलब क्या है कहने का, अगर 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, के ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये लाइन कौन सी थी, एल, और ये लाइन कौन सी थी, एम, ठीक है। ये दोनों लाइंस थी बेटा, और इन दोनों लाइंस के ऊपर एक और लाइन है, वो लाइन है एन, वो इन दोनों लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है। कौन कौन से पॉइंट पे फॉल कर रही है, सब एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे ये लाइन एन जो है वो इन दोनों गिवन स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये कह रही है कि इंटीरियर एंगल्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है उस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड, है ना, या तो इस साइड बोल दो या फिर उस साइड बोल दो, है ना, कोई भी एक साइड, कोई भी एक तरफ, है ना, कोई भी एक तरफ जो इंटीरियर एंगल बना रही है ना। मान लेते हैं इस तरफ वाले एंगल से ले लेते हैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है जी। ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है। ये दो इंटीरियर एंगल इसने बनाए हैं। अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी लेस देन 180 डिग्री है, अगर 180 डिग्री से इन दोनों एंगल्स का सम छोटा है, अगर इन दोनों, बेसिकली इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट्स का सम 180 डिग्री से अगर छोटा है, तो ये दोनों एंगल्स जो जिस तरफ हैं
उसी तरफ इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइन क्या करेंगे, आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर? उसी तरफ ये दोनों लाइंस आगे जाके क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। समझने की कोशिश करें। तो स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है टू स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, है ना। टू स्ट्रेट लाइंस के मतलब उसने पैरेलल लाइंस नहीं बोला है ना, पैरेलल लाइंस कंसिडर नहीं किया है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है वो टू गिवन स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल करती है तो वो इंटीरियर एंगल्स बनाएगी खुद के ही किसी एक तरफ, है ना। दोनों दोनों तरफ बनाएगी, लेकिन किसी एक तरफ के आप इंटीरियर एंगल्स का सम चेक करो, है ना। आपने इधर का सम चेक किया, अगर ये सम 180 डिग्री से छोटा आया तो इसी तरफ इन लाइंस को बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। या फिर मैं बोलूँ अगर उस तरफ इन दोनों, उस तरफ वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 4, अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री से छोटा आता तो दोनों लाइंस को उधर एक्सटेंड करते तो उधर क्या करती, इंटरसेक्ट करती। बट वेल अंडरस्टूड है, ये आप जानते हैं कि अगर इधर का इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री से छोटा है तो इसी तरफ बढ़ाने पे, इंटरसेक्ट करने पे क्या करेंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेंगी। यस और नो? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। Then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the side which on which sum of angles is less than two right angles, है ना। दोनों लाइंस उस तरफ जाकर के मीट करेंगी एक दूसरे को जिस तरफ बेसिकली सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना था, लेस देन 180 डिग्री था, राइट। होप आपको ये फिफ्थ पॉस्टुलेट समझ में आ गया होगा। इसी से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया कि जिस तरफ, अगर मान लो कोई एक ऐसा केस आ जाए जिसमें हम एक लाइन फॉल करे, एक स्ट्रेट लाइन फॉल करे किसके ऊपर, टू गिवन स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, ठीक है। और जो एंगल्स बनेंगे उन दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का सम, ठीक है जी, किसी तरफ भी, है ना। इधर वाले एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम और उधर वाले का भी सम, है ना। किसी भी तरफ का सम 180 डिग्री से छोटा है ही नहीं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब 1 + 2 भी 180 डिग्री हो जाए और एंगल 3 + एंगल 4 भी कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। क्यों? एंगल 3 और एंगल 4 ये वाले हैं ना, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 मिला के भी 180 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 4 भी मिला के 180 डिग्री अगर हैं, तब उस सिचुएशन में दोनों लाइंस जो होंगी वो कितना भी दोनों तरफ एक्सटेंड कर लो, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। और दैट्स वाई यहाँ से निकल के आया पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट हमें आंसर बताना बंद कर दे, हमें आंसर बताना बंद कर दे, मतलब दोनों लाइंस आगे जाके क्या होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों लाइंस क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। बट ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का एक्सटेंशन है जो हम सोच लेते हैं ना। बट समझने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि अगर अगर जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस होता है उस तरफ ये लाइंस आगे जाके मीट करती हैं, ये यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में हमें पता लगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, है ना। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट वर्जन्स क्या क्या है ना, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट वर्जन्स क्या क्या हैं ये समझें आप। एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी में 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट हमें गिवन है। पहला है जिसको हम जानते हैं प्लेफेयर्स एक्सियम, किसके नाम से, प्लेफेयर्स एक्सियम के नाम से जानते हैं। क्या कहा प्लेफेयर एक्सियम ने, उसने कहा कि अगर मान लो आपके पास में एक लाइन है ना, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, कि एक लाइन है मेरे पास, मान लो ये रेड कलर की एक लाइन है ना, ये लाइन है कोई भी एल, कौन सी लाइन है, एल लाइन है मेरे पास, ठीक है। और उसी के साथ साथ मेरे पास एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट, कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है मेरे पास। अगर इस लाइन से, इस लाइन से हम सोचें इस पॉइंट के बारे में ना, इस लाइन पे खड़े होकर इस पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं हम, और मैं आपसे पूछता हूं कि इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, इस पॉइंट से, पॉइंट पी से इस लाइन एल के पैरेलल अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या लगता है आप लोगों को कितनी लाइंस ऐसी होंगी जो इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ हो सकती हैं जो पॉइंट पी से पास करती हों। तो भैया ऐसी सिर्फ एक ही लाइन होगी जो लाइन एम होगी और पैरेलल होगी किसके, एम के। क्लियर? लाइन एल के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन होगी, लाइन एम होगी, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइंस जो होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, वो बेसिकली इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ना, क्या होंगी, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर? ठीक है, जितनी भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे सारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह काम कर रही होंगी, राइट। तो लाइन एल, लाइन एम और पॉइंट पी से पास होने वाली सिर्फ कितनी लाइंस ऐसी होंगी जो लाइन एल के पैरेलल होंगी, सिर्फ एक,
ठीक है। बाकी सारी लाइंस जो होंगी वो बेसिकली कहीं ना कहीं जाके इस लाइन से क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी, इस लाइन से जाके मीट कर रही होंगी। और बेसिकली उन लाइंस पर अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन फॉल कराएंगे तो उस लाइन के एक तरफ वाले इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री से लेस होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट का क्या है, इक्विवेलेंट वर्जन है, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, प्ले फेयर्स एक्सियम। क्या बोला इसने, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लेइंग ऑन एल। ठीक है, कोई भी लाइन एल के लिए और कोई भी पॉइंट पी के लिए जो पॉइंट पी लाइन एल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, उसके लिए ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन। उस पॉइंट के लिए एक यूनिक लाइन एम ऐसी एग्जिस्ट करती है जो पास करती है पी पॉइंट से और पैरेलल होती है एल के। एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो पैरेलल होगी। ठीक है, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन के पैरेलल सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, बस। ये बात इसने प्लेफेयर एग्जाम में बताई। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो ये क्या कहता है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस ना, ये भी यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन है। क्या कहता है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, मतलब एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक एल है और एक एम है। ठीक है, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, दोनों सेम ही लाइन के, किसी एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो अगर फर्स्ट वाली के पैरेलल में कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली, ये दोनों पैरेलल हैं साहब, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये लाइन जो एन है वो एम के पैरेलल नहीं होगी, है ना। ये बात इसने थर्ड, या मैं बात करूँ सेकंड, जो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का वर्जन है उसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी एक ही लाइन के पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर, ये बात अगर आपको समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, है ना। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से याद करें। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहते हैं वो ध्यान से समझें। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का तो बहुत आसान होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन अ पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट पी हमारे पास अवेलेबल है, इज देयर अ लाइन दैट पासेस थ्रू पी, क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा लाइन है जो पॉइंट पी से पास करेगा। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं पी है, क्या कोई ऐसी लाइन हो सकती है जो पी से पास करेगी, अगर हो सकती है तो कितनी लाइंस होंगी जो पॉइंट पी से पास करेंगे, बताइए जरा। आप सोचेंगे सर पी पॉइंट से पास होने वाली, तो सर ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर कितनी बनानी है ना, क्योंकि एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस आर देयर, इन्फिनिटली मैनी। तो सब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। कि किसी एक पॉइंट से पास होने वाली हाउ मेनी लाइंस आर देयर जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो इन्फिनिटली मैनी लाइंस हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझें। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, इज देयर अ लाइन दैट पासेस थ्रू ए एंड बी, क्या ऐसी कोई लाइन है, देखो दो अलग अलग पॉइंट है, बोल दिया उसने ए और बी, तो मैंने दोनों अलग अलग पॉइंट बना लिए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने बोला इज देयर अ लाइन दैट पासेस थ्रू ए एंड बी, क्या यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन हो सकती है जो ए और बी से पास हो जाए, तो भैया हो तो सकती है ना, ये वाली लाइन हो जाएगी ना। ठीक है, इफ यस हाउ मेनी लाइंस आर देयर, इस टाइप की वहां पे कितनी लाइंस हैं जो ए और बी से पास हो रही है, तो भैया टू पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन होती है। ठीक, तो वन एंड ओनली वन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझें आप ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझें। ठीक है, इन द गिवन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, है ना, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है बी से टी तक के डिस्टेंस, तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। ए बी मतलब ये वाला हिस्सा, ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, कि ए सी और बी डी दोनों में से ये बी सी वाला पार्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बी सी वाला पार्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो सर हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन लेकिन यूक्लिड्स के पोस्टुलेट, इसमें जो पोस्टुलेट या एक्सियम जो भी लग रहा है वो हमें लिखना है, मेंशन ज़रूर करना है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे गिवन क्या था, ए सी किसके इक्वल था, बी डी के, है ना। तो मैं सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चे, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ कि वी नो दैट
if equals are subtracted, if equals are subtracted from equals, then the remainders are equal, then the remainders are equal, ठीक है, then the remainders are clear, equals are subtracted from equals, then the remainders are equal, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया, ए सी इक्वल टू जो बी डी लिखा हुआ था, दोनों में से एक इक्वल क्वांटिटी माइनस कर दी, दोनों साइड्स में से एक इक्वल क्वांटिटी माइनस कर दी, जो हमें नहीं चाहिए थे ना। ए से सी तक में से क्या नहीं चाहिए हमें, बी से सी वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए ना। मेरे को क्या करना है, दोनों साइड्स में से क्या माइनस कर देना है, बी सी, है ना। तो मैंने यहाँ से भी बी सी माइनस कर दिया और यहाँ से भी बी सी माइनस कर दिया, राइट। तो ए सी माइनस बी सी करेंगे, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है उसमें से बी सी माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, राइट। तो यहाँ पे बचा मेरे पास ए बी, दैट इज इक्वल टू बी से डी तक की डिस्टेंस में से हमने बी सी माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, सी डी डिस्टेंस बचेगा। खैर यही क्या हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझें। सॉल्व द इक्वेशन x माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू 15। अच्छा, ये तो सर आपने एग्जाम्पल भी दिया था, बिल्कुल यही तो समझना है बेटा कि x माइनस सिक्स इक्वल टू 15 है, और यूक्लिड का पोस्टुलेट या एक्सियम जो भी यहाँ लग रहा है वो कैसे लगाना है ना। यूक्लिड का एक्सियम अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या लगता है यहाँ पे x माइनस सिक्स और यहाँ पे 15 क्या करें, क्या ऐड कर सकते हैं दोनों साइड्स, क्या मैं यहाँ पे दोनों साइड्स प्लस सिक्स कर दूँ तो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे पहले वो लाइन लिखनी होगी, वी नो दैट if equals are added, equals are added to equals are added to equals, then wholes are equal, then wholes are, ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। x माइनस सिक्स जो लिखा हुआ था प्लस सिक्स इधर भी कर दिया और 15 में भी प्लस सिक्स कर दिया, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा x, 15 प्लस सिक्स कितना हो जाएगा 21। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 21 यूक्लिड का एक्सियम अप्लाई करते हुए कैसे आया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट तो नहीं है, क्वेश्चन ही है हमारे पास, क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। इन द गिवन फिगर अ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना। एक कोई ट्राइंगल है मेरे पास, और उस ट्राइंगल में मुझे ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे के इक्वल पता है, ए बी जितना है उतना ही बी सी इक्वल है, राइट, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। और बी एक्स भी किसके इक्वल है, बी वाई के, बी एक्स भी इक्वल है बी वाई के, ठीक है। तो मुझे शो क्या करना है कि ए एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स इक्वल होगा सी वाई के ना, एक्स किसके इक्वल होगा, सी वाई के। तो कैसे करेंगे, गिवन दैट ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, कोई परेशानी नहीं है। ऑल्सो क्या गिवन है हमें, ऑल्सो हमें गिवन है कि बी एक्स किसके इक्वल है बच्चे, बी एक्स किसके इक्वल है, बी एक्स इक्वल है बी वाई के, क्लियर है ना, कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ए एक्स किसके इक्वल हो, सी वाई के ना। क्या लगता है, ए बी इक्वल है बी सी के और बी एक्स इक्वल है बी वाई के, है ना। तो क्या ए बी में से बी एक्स माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ए एक्स बच जाएगा, और सी में से बी वाई माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, सी वाई बच जाएगा। तो जो दोनों चीज़ें चाहिए वो सब्ट्रैक्शन से मुझे मिल रही हैं, तो ये चीज़ मुझे क्लिक कर गई। तो फिर मैंने पहले लिखा एक्सियम, राइट, इफ equals are subtracted, equals are subtracted from equals, then if equals are subtracted from equals, then the remainders are equal, the remainders are equal, clear, ठीक है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है साहब। तो क्या लिखेंगे हम कि ए बी में से तो माइनस कर दिया साहब बी एक्स, ठीक है, और बी सी में से माइनस कर दिया क्या साहब, बी वाई, है ना। और ऐसा हमने कैसे किया, ये इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन टू थी, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर दिया ना, ऐसा करते ही हमारे पास ये आ गया, राइट। और जैसे ही ये आया तो सोचा कि अगर ए बी में से बी एक्स वाला हिस्सा हटा दें तो क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, बिल्कुल यहाँ पे ए एक्स लिख दिया, ठीक है। और अगर बी सी में से बी वाई वाला हिस्सा हटा देंगे तो क्या बचेगा, सी वाई बचेगा,
बिल्कुल सर, यहाँ पे सी वाई लिख दिया, राइट। और सर यही तो प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ। होप सो आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बात क्या कहती है, ध्यान से समझें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। एंड एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 4 के भी क्या है? इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। पहली चीज ध्यान से समझें सोल्यूशन में, ठीक है। थिंग्स थिंग्स थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं, कौन सा एग्जाम यहाँ पे काम आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये समझ आया कि एंगल 3 इक्वल है 4 के, और एंगल 3 इक्वल है 1 के भी। तो यहाँ से 1 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल है 4 के, और एंगल 3 भी इक्वल है 4 के, तो एंगल 3 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इतनी सारी बातें मुझे जब दिखी तो मैंने तुरंत लिखा थिंग्स विच आर थिंग्स विच आर equal to the same things, equal to the same things, equal to the same things, things which are equal to the same things are equal to one another, are equal to one another। और ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता चला कि साहब एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 3, ठीक है, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो यहाँ पे ये बात लिख के मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 भी किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। ये पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि ऑल्सो देखो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। और एंगल 2 भी किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्सो एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। सो थिंग्स, अगेन वही एक्सियम यूज आ रहा है, थिंग्स which are equal to the same things, which are equal to the same things, equal to the same things are equal to one another, are equal to one another, ठीक है। फिर से ये स्टेटमेंट लिखा मैंने क्योंकि मुझे पता है 1 इक्वल है 4 के, 2 भी इक्वल है 4 के, 4 4 कॉमन है, तो एंगल 1 भी किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। क्या यही प्रूफ करना था? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, है ना? अच्छे से अगर ये क्वेश्चन समझ आया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, थैंक यू फ्रॉम माय एंड, राइट, ठीक है। और क्या करें? अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। जितने भी हमने आज तक अगर देखें तो 5 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। इनकी एनसीईआरटी सॉल्व करें, ठीक है। इनके जितने भी बाहर के क्वेश्चन या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सॉल्व करें, ठीक है। स्कूल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर कुछ भी डाउट है तो वो आप बिल्कुल, है ना, रखें हमारे सामने, वो भी सॉल्व होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।